ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए गाइनोकोलॉजी में हम पहले आज प्रजनन अंगों से संबंधित रोग, और इसमें से जहां मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो आपने उसको टिक कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाएंगे 2.5 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर में। 5 और 2.5 में कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। और अगर ये इसी तरह ऑनलाइन रहा तो भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ज़्यादातर जो है, क्यों ये जो बीमारियां आपको ये 5-7 इसमें ये ही हैं फील्ड में, आपको इन्हीं पे ही पूरा गौर करना चाहिए। तो ये डिजीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला आता है, क्योंकि नाम तो पहले पढ़ लिया हमने, मेट्राइटिस। मेट्राइटिस गर्भाशय की शोथ परिचय है। इसमें यह गर्भाशय की सूजन नामक रोग है, जिसमें पशु के हल्का बुखार हो जाता है तथा योनि मार्ग द्वारा पीला मवाद युक्त स्राव आता है। मुख्य रूप से यह बीमारी संभोग के बाद अथवा प्रसव के बाद होती है। अब ये कैसे होती है? अभी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा विनेरियल डिजीज़ के बारे में। आपको पता है कि ये ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और विब्रियोसिस है, ये जो मैंने बीमारियां पीछे पढ़ाई है आपको, ये नाम आगे बहुत अच्छा क्लियर इसमें चलेगा ये गाइनोकोलॉजी में, और आप उसमें मेडिसिन में तो मैं आपको बता भी चुका हूँ इन बीमारियों के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल अगर डिलीवरी है तो बहुत कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के डिलीवरी के टाइम, यानी कि पार्चुरेशन में। कई बार क्या होता है कि जो एक्सपर्ट नहीं होता, चाहे वो डॉक्टर भी हो, एलएसए हो, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो कोई, अगर वो एक्सपर्ट नहीं होता, और जनरली गांव में जो लोग हैं वो धक्का करते हैं जानवर के साथ, ज़्यादातर मैंने ही देखा है। दूसरा, उनमें कमजोरी क्या होती है, नाखून उनके बिल्कुल यूँ बड़े बड़े होते हैं। हाथ सफाई का उनको पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसलिए क्या होता है कि वो जानवर को बेवान तो देते हैं, यानी कि बच्चा तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन बीमारी ही दे देंगे अंदर। क्यों? हाथ अंदर रह जाएंगे, नाखून है तेज कहीं है तो वो अंदर कहीं ना कहीं उसमें उसकी एंडोमेट्रियम में लगा देंगे, उसमें जख्म हो जाएगा, तो ये मेट्राइटिस हो जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर उस समय अगर स्थिति को संभाला जाए अच्छी तरह से, हाथों को अच्छी तरह से वॉश किया जाए एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह से और बड़ी सावधानी पूर्वक। अच्छा, ये ऐसा इतना ये ज़रूरी नहीं होता कि इसी से हो जाए। कई बार क्या होता है कि जो स्वयं बच्चा है उसका जो पैर है, उसका जो खुर होता है, वो तीखा होता है। छोटे बच्चे का हमेशा शार्प होता है वो। तो अगर आपने उसको सावधानी पूर्वक निकालते समय सावधानी नहीं, तो वो क्या होता है, कई बार ऊपर की तरफ यूँ है तो वो टच करेगा, जहाँ टच करेगा तो वहाँ वो उसको एंडोमेट्रियम को उसमें यूट्रस के अंदर जो जख्म कर देगा, वहाँ फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये कई बातें हैं जो समझने वाली हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो मवाद पड़ेगी, रसी आएगी, और वो जो जब ज़्यादा हो जाएगी तो वेजाइना के थ्रू बाहर जो है वो आएगी। तो इसमें 2 कारण बताए हैं। तो इसमें कारण में अब हम ईटियोलॉजी में पढ़ते हैं। प्रसव के बाद कुछ जीवाणुओं के संक्रमण के कारण ये रोग मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस, ट्राइकोमोनाज फीटस, ब्रूसेलोसिस, विब्रियोसिस, ये हमने आपको ये बताए। स्टेफाइलो एंड स्ट्रेप्टोकोकस है, ये दोनों गलत, एक ही नाम लिख दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ये इस तरह से है, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसमें लिखने में पहले वर्ड में थोड़ा गलत कर गया वो। फीटस, उसके बाद में गर्भपात। अगर गर्भपात होता है, अभी मैंने अपने गर्भपात तो पढ़ा अभी, अबॉर्शन। अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया, हाथ से निकाला, तो इन्फेक्शन। कष्टदायक प्रसव, अभी जो मैंने डिस्कस किया, गर्भकाल के पूर्व प्रसव में प्रीमेच्योर अगर बर्थ हो गई है तो कारण तो कोई है ना, इन्फेक्शन। और जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं अगर, तो कृत्रिम गर्भाधान अथवा अन्य कारणों व उपकरणों से प्रजनन अंगों की चोट लगना। सर्विक्स
या वेजाइना, तो ये सर्विसाइटिस हो जाएगी, वेजिनाइटिस हो जाएगी। अगर यही करते समय औजार आपने जो कहीं आपको पता ही नहीं है, सर्विस कभी पकड़ी नहीं है, और अगर आपने जो है वो उसको यही गन को पुश कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने जख्म कर दिया, वहाँ वो पस बन जाएगी, और हार्मोन का असंतुलन आदि। सिम्टम जो हैं इसमें मुख्य रूप से यह बीमारी प्रसव क्रिया के बाद में युक्त कारणों से निम्न लक्षणों में देखी गई है। पशु के योनि मार्ग द्वारा गंदा बदबूदार मवाद युक्त स्राव गिरता है। जब पशु बैठता है, मूत्र व मल करता है तो इसकी मात्रा अधिक निकलती है। इस रोग में पशु की मध चक्र यानी ईस्टर साइकिल साधारण नॉर्मल भी हो सकती है अथवा छोटी अवधि शॉर्ट भी हो सकती है। इसके मुख्य कारण अभी हमने ट्राइकोमोनियासिस, विवेरियोसिस, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, मैसिरेशन ऑफ द फीटस, एक मम्मीफिकेशन होता है, एक मैसिरेशन का मतलब गलना। यदि पशु का गुदा मार्ग द्वारा परीक्षण करें तो गर्भाशय की दीवार मोटी भारी बड़ी महसूस होगी। गर्भाशय को थोड़ा ऊपर उठाएं तो मवाद आदि स्राव योनि मार्ग से बाहर आता है। इस बीमारी में यूट्रस का इन्वोल्यूशन देरी से होता है। इन्वोल्यूशन आपको पता ही है, यूट्रस का वापस उसी अपने पोजीशन में आना पार्चुरेशन के बाद। ताव अथवा मध्यकाल के दौरान योनि मार्ग से मवाद के कतरे फ्लैक्स आ सकते हैं। कई बार आप घर आके बोलते हैं कि पता नहीं डॉक्टर जी है केठा फिदड़का सा इं लगे जाने बच्चे का नहीं अंदरों कट गान लग रही है, टुकड़ा कट गान लग रहा है। ये वर्ड आएंगे, ये वर्ड सुनोगे आप उसकी जो वल्वा में दर्द युक्त सोजन, प्रकोष्ठ, और पशु बार बार ताप में हीट में आता रहता है तथा गर्भधारण नहीं करता। अब इसमें निदान के अंदर डायग्नोज में हम क्या करें, प्रसव की जेर रुकने तथा मवाद आदि के गिरने की हिस्ट्री व क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर गुदा मार्ग द्वारा परीक्षण, स्राव की जीवाणु आदि प्रयोगशाला जांच करवा लेते हैं। उपचार में हमारे पास जो है पोविडिन 5% सोल्यूशन आता है, 50 ml इसको इंट्रायूट्राइन देते हैं। या अब इसमें सब में या है, ये नहीं होगी, दोनों ही, और अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन 100 मिली, और या इसको सुबह शाम करें आप। एक टाइम पोविडिन 5% सोल्यूशन 50 ml और शाम को अमॉक्सिसिलिन या क्लोक्सासिलिन 100 मिलीग्राम डिस्टिल वाटर जो है 50 ml में डाल के इसको इंट्रायूट्राइन देंगे। कोशिश ये करें दोनों में से एक करें, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में से एक से काम चल जाता है। इस मिक्सचर को गर्भाशय में 3 से 4 दिन डालें। अब ये गर्भाशय में 3 से 4 दिन क्यों? क्योंकि चौथे दिन जो है वो जगह ही नहीं रहेगी, बंद हो जाता है मुँह। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है जैसे मैट्राइटिस वगैरह में है तो वो ज़्यादा समय दिन तक भी खुला रहता है, क्योंकि पस आती है तो सर्विक्स खुली रहती है। इसके बाद में टेरामाइसिन या क्लोक्सासिलिन आदि के इंट्रायूट्राइन तरल औषधियाँ आती हैं, उन्हें सीधी योनि में 3 से 4 दिन तक डालना चाहिए। मेट्रोनिडाजोल प्लस जेंटामाइसिन इंट्रायूट्राइन, ये भी 3 से 4, तो अथवा में ये या है, ये ध्यान रखना। और इसको यूट्रस के अंदर कुछ है और उसको खाली करने के लिए तो ये सबसे बेस्ट है इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, जो हमने ल्यूटालाइज पढ़ा था। खुराक डोज 25 mg इंट्रामस्कुलर। इससे गर्भाशय में उससे मवाद आदि बाहर आ जाएगी तथा नॉर्मल कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। ल्यूटालाइज भी ये काम करेगा, और एक और इंजेक्शन आता है इसकी जगह है, वो भी काम करेगा इसमें। ल्यूटालाइज भी करेगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो इंजेक्शन हम काम में ऐसे मौके पे जो है लिया करते थे, सर्विक्स को खोलने के लिए, यूट्रस में टॉन देने के लिए। एक ही इंजेक्शन काफ़ी है, पीछे एक उसका नाम भी आया था, चलिए उसको बाद में जो नोट करेंगे। प्रिवेंशन, बचाव कैसे? पशु के ब्याने के बाद पशुशाला की तथा पशु के पीछे के भाग को साफ करें। प्रसव के बाद एक्बोलिक्स
अवश्य है। अब फार्माकोलॉजी में आपने एक्बोलिक्स पढ़ लिया होगा। एक्बोलिक्स क्या है? वो दवाइयाँ हैं जो यूट्रस की टोन को बढ़ाती हैं और उसको खाली करने में मदद करती हैं, पुश कराती हैं वहाँ से, जो अंदर उसके है वो बाहर फेंक देते हैं, वो एक्बोलिक्स है, ताकि उचित समय पर प्लेसेंटा अपने आप गिर जाए। यदि अन्य जैसे इसमें एक्बोलिक्स में हम प्लेसेंटोन है, रिपलेंटोन है और यूट्रोटोन है, ये कई तरह के आते हैं मार्केट में। यदि अन्य किसी तरह की फिर भी दिक्कत हो तो चिकित्सक से ये संपर्क जो है वो किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास मेट्राइटिस। अब ये मिलते जुलते से नाम है, मिलता जुलता से सारा ट्रीटमेंट होगा लगभग सा। तो हम इसको अब सेकंड जो डिजीज़ है वो है पायोमेट्रा। पायो कहते हैं पस को, मेट्रा तो हमें पता ही है यूट्रस है। तो इसमें गर्भाशय के भीतर मवाद पस इकट्ठा होने को पायोमेट्रा कहते हैं। इसमें कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, पशु ताम में नहीं आता। इसमें ये एक केस मैंने मोहनपुरा में देखा था। वास्तव में वो तो उसको गाय को 9 महीने की जो प्रेग्नेंट बता रहे थे, शायद आपसे डिस्कस पहले किया है मैंने। तो इस तरह से कई बार हो जाता है, पूरा यूट्रस इतना बड़ा नज़र आ रहा था जैसे कोई इसमें बच्चा हो, जबकि उसमें पस थी और बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, कुछ भी, तिनका भर भी। कारण इसमें भी मेट्राइटिस वाले करीब सभी कारण होते हैं। एबनॉर्मल पार्चुरेशन है, अबॉर्शन है, प्रीमेच्योर बर्थ है, डिस्टोकिया है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, ट्विन्स हैं और पोस्ट पार्चुरेशन मेट्राइटिस है, सेप्टिक मेट्राइटिस है। गर्भाशय में प्रवेश के दौरान अथवा कृत्रिम गर्भाधान के दौरान संक्रमण व वजाइना द्वारा हवा खींचना, निमो वजाइना, ये काऊ में ज़्यादातर होता है क्योंकि वेजाइनल लिप्स लूज होते हैं इनके, लेकिन ये घोड़ी में नहीं होता क्योंकि उसके वेजाइनल लिप्स टाइट होते हैं। वीर्य में एंटीबायोटिक नहीं डालना आदि। अगर वीर्य में एंटीबायोटिक नहीं डाली हुई, जो हमारे पास प्रिजर्व सीमन आता है ना, स्ट्रा, अगर उसमें वहाँ एंटीबायोटिक नहीं डाली हुई तो कोई इन्फेक्शन है तो वो ये कॉज कर देगा। सिम्टम इसमें पशु ताम में नहीं आता, ये महत्वपूर्ण सिम्टम है इसका। पशु जब बैठता है पेशाब या गोबर करने तो जोर लगाता है तो मवाद आती है, ऐसा नहीं होता, कई बार बिल्कुल ही नहीं आती है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है। लेकिन ये बता रहे हैं तो हल्का सा आप मान लें, लेकिन कभी कभी ये सर्विक्स बंद होने के कारण योनि मार्ग से मवाद नहीं आती है तथा पशु की गुदा मार्ग द्वारा जांच करें तो पशु गर्भित लगता है। ये प्रैक्टिकल मैंने इसको बिल्कुल किया, यह सच्चाई थी। डायग्नोसिस, और यही मेरे काम आया, इसी ने वहाँ नाम किया। क्योंकि जितने भी 1-2 डॉक्टर वहाँ पहुँचे थे, सज्जन LSA भी आए थे, तो वो कहते जी 3-4 हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा क्या बने, ये ब्याने वाली है। मैंने कहा ये ब्याने वाली नहीं है आपकी। कहते जी ऐसे कैसे? तो मैंने कहा अभी और वेट कर लो। कितने दिन तक वेट करोगे? कहते जी नुकसान कितने दिन तक नहीं हो सकता। मैंने कहा नुकसान कोई हो नहीं सकता, चिंता मत करो। जब समय निकल गया फिर वो आए, कहने लगे जी आप अब क्या करें? तो करें क्या, उसमें हम इंजेक्शन लगाएंगे जो सर्विक्स खोल देगा, पस बाहर आ जाएगी। तो कम से कम भी बाल्टी 1.5 बाल्टी जो है वो उन्होंने पस उसमें से निकाली, बाहर आई जो। तो ये इस तरह भी होता है। तो ये नोट करने वाली चीज़ें हैं प्रैक्टिकल। डायग्नोसिस लक्षण के आधार पर गुदा मार्ग द्वारा पायोमेट्रा व प्रेगनेंसी में अंतर निम्न प्रकार करें। ये बहुत ही जरूरी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें 3 बार। पायोमेट्रा में पस के कारण गर्भाशय की दीवार मोटी, भारी व बड़ी हो जाती है। प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ के कारण गर्भाशय की दीवार पतली, पानी भरे गुब्बारे जैसी महसूस होती है। इसमें क्या होगा, इसमें यूँ आपको पानी की तरह महसूस नहीं होगा पस के अंदर। तो पस गाढ़ा होता है तो हैवी आपको फील होगा। और ये जो जहाँ उसमें पानी भरे गुब्बारे जैसा महसूस होगा तो वो आराम से यूँ आप उसको पालपेट कर सकते हो। ये नहीं, ये तो यूँ होगा जैसे बहुत ही कोई अंदर सॉलिड चीज़ पड़ी हुई है। ये मैंने जो प्रैक्टिकल किया देखा था। गर्भाशय को अंगूठे व
अंगुली से दबावें तो प्लेसेंटा महसूस नहीं होगा। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और उधर जो है हमारे पास प्लेसेंटा महसूस होगा, कॉटिलिडन्स महसूस होती हैं। कॉटिलिडन्स यहाँ महसूस नहीं होंगे। गर्भाशय की धमनी महसूस नहीं होती, ये एक इम्पॉर्टेंट है। यूट्राइन आर्टरी जो है, थ्रिल वगैरह जो हमने पीछे पढ़ा, पूरा आपने पढ़ रखा है। थ्रिल नहीं आएगी, वहाँ होगी नहीं थ्रिल, क्योंकि बच्चा होगा तो थ्रिल आएगी ना। तथा इसमें पल्स महसूस नहीं होती। गर्भाशय में बच्चा महसूस नहीं होगा। और इसमें कॉटिलिडन महसूस होते हैं। और आपके यहाँ पे उसमें यूट्राइन जो आर्टरी है, धमनी है, उसके अंदर आपको पल्स महसूस आएगी और गर्भाशय में बच्चा महसूस होगा। कई बार क्या होता है, अगर आप कहीं 7वें 8वें महीने में चक्कर में पड़ जाएं तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, नीचे डाउन चला जाता है, तो फिर हाथ नहीं जाता। तो कहीं इसको भी आप गलत डायग्नोज नहीं करें। उसको ये कहें कि भी मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, आप 15 दिन और रुकिए, बच्चा जो वापस आना शुरू हो जाता है, आपको पता है 7वें महीने के बाद। और ये मेरे साथ अभी कोई महीना 2 महीने की बात है, ऐसा केस हुआ। मनफुल सिंहवाड़ा में हमारा सहारण परिवार है, तो आप देखिए वहाँ एक बच्ची इसी तरह से मुझे उन्होंने बुला लिया। वो मैंने मेरा पूरा प्रयास कर लिया, हाथ मुझे कहीं टच नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई नो, मैं इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों में से कुछ नहीं कह सकता। आप या तो इसको 15 दिन वेट करो, 15 या 20 दिन। वो कहते 6.5 महीने की, तो आप वेट करो 15 दिन। तो आप मेरे को 15-20 दिन के बाद में आप कॉल करें, तो क्या होगा, बच्चा ऊपर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ इसके लिए एक और तरीका है मेरे पास। हमने जो है ये तरीका लगाया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। यहाँ बाकी कामयाब होता है। जहाँ आप क्या करें, जनरली जो है पल्ली होती है घरों में, गाँव में, और 2 आदमी इधर खड़े कर लें, 2 उधर खड़े कर लें, पेट के नीचे, एब्डोमेन के नीचे लगाएं और ऊपर उठाएं, उधर से हाथ जो है पर रेक्टम डालें, आपको बच्चा फील होगा 100%। क्योंकि वो बच्चा तो यूट्रस गया है ना नीचे, तो आप उठाओगे तो यूट्रस ऊपर आ जाएगा, तो यूट्रस ऊपर आएगा तो बच्चा ऊपर आ जाएगा, तो उसका कोई ना कोई अंग आपको टच कर जाएगा, हाथ को। ट्रीटमेंट, इस रोग में उपचार के निम्न सिद्धांत हैं। गर्भाशय का संकुचन बढ़ाना है हमने। क्यों? अगर आप संकुचन बढ़ा देंगे, कंट्रैक्शन बढ़ा देंगे, तो ये जो है सर्विक्स खुल जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। बस सीएल को सिकोड़ना, रिग्रेस हेतु दवा देना। गर्भाशय में इन्फेक्शन को दूर करने हेतु एंटीबायोटिक्स जो है पीछे बताई है ना, यही लगेंगी 5 दिन के लिए, जो पीछे आपने मेट्राइटिस में पढ़ी है। सेम ट्रीटमेंट सेम है, आपको मैं बता देता हूँ। इन सब में ट्रीटमेंट सेम रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप इसको अलग से क्लिनिकल डायरी में अपनी में नोट कर लें, तो आपके लिए सही रहेगा। तीसरा जो हमारे पास है वो डिजीज़ है, वो है बच्चे का शुष्क शोथ, इसको कहते हैं मम्मीफिकेशन। ये भी मैंने बहादरा के अंदर एक बहुत ही गज़ब का केस, पहली बार ज़िंदगी में मेरे सामने ऐसा केस आया, मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस और मैसीरेशन ऑफ फीटस। ये दोनों ये सारे केसेस जो है फील्ड के अंदर मेरे जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है वो देखे हुए। तो इसमें है मम्मी से मतलब है मम्मीफिकेशन, डेड एंड ड्राई, और फीटस जो है बच्चा, तो सूखा कहते हैं ना, सोकड़े पड़ गयो। अब ये आपके समझ में क्या जी, बच्चा जो है सोकड़े पड़ गया, सूख गया बच्चा अंदर, ये मम्मीफिकेशन है। गड़ गया बच्चा, ये मैसीरेशन है। दोनों में फ़र्क आप जो है वो समझ लो, सिंपल भाषा के अंदर मैं बता रहा हूँ परिभाषा। बच्चे का शुष्क मम्मीफिकेशन ये एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा गर्भ काल के पूरे समय तक जिंदा नहीं रहता, गर्भ काल की मध्य अवस्था अथवा अंतिम अवस्था महीनों में मर जाता है, और जो उसका फ्लूइड वगैरह होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस रोग में कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं होता, क्योंकि फिर वो रिग्रेस नहीं होगा तो ईट में आएगी नहीं वो, इसलिए गर्भपात भी नहीं होता। गर्भपात होता नहीं है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मिल रहा है। बच्चा निसंक्रमण अवस्था में ही गर्भाशय में पड़ा रहता है, यानी कि इन्फेक्शन नहीं होता यहाँ पे। लेकिन माँ व फीटस का जुड़ाव अलग होने के कारण मृत फीटस का
फीटल मेम्ब्रेन का फ्लूइड वापस जो है वो अवशोषित हो जाता है तथा फीटस मर जाता है तथा उसका आकार छोटा हो जाता है। ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल मैंने इसको फील किया। और ये जो है 2 प्रकार का होता है ममीफिकेशन, 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है हेमेटिक, इसमें चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ गर्भाशय व प्लेसेंटा के बीच में जमा हो जाता है, बाहर नहीं आता, लेकिन गर्भाशय व प्लेसेंटा के बीच में ये जो है चॉकलेट टाइप का, यानी कि लाल ही कर लो आप, हिमेटोमा का, हिमेटिक का मतलब है ब्लड से, तो वो इकट्ठा हो जाता है। ये गर्भकाल के अंतिम महीनों में प्राय होता है तथा उस समय बच्चे में हड्डियों का पूर्ण निर्माण हो चुका होता है अतः बच्चे का फीटस फ्लूइड पुनः अवशोषित हो जाता है, लेकिन मरा हुआ बच्चा तथा सिकुड़ा हुआ बच्चा गर्भाशय में पड़ा रहता है। ये मैंने बड़ा जो है निकाला है, मुझे अच्छी तरह से पता है। जब मैंने ये देखा तो मैंने उसको यही कहा कि भाई देख भाई सज्जन, ये बच्चा तो मर गया, अब तू कहे तो मैं इसको बाहर निकालने वाला टीका लगा देता हूँ, कल को कोई हो सकता है, अगर कोई परेशानी आपको है तो मेरे को बता देना। उन्होंने कहा जी नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि ये बातें जो है ओनर से आप करके अगर ट्रीटमेंट करते हो, कई बार हमारा डायग्नोज भी कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। हाथ है, ये कोई हमारे पास मीटर थोड़ा है जो जांचता है, हाथ है, कहीं हाथ में कहीं देखने में कहीं मिस्टेक हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसे उसके इंजेक्शन लगाया, सर्विक्स खुली, तो मैंने हड्डियाँ जो है हड्डियाँ वो मैंने इस तरह से हड्डियाँ निकाल, एक एक यूँ हड्डियाँ निकाल के बाहर फेंकी। तो वहाँ जो स्टाफ खड़ा था वो कहने लगे साहब ये ज़िंदगी का हमारा पहला केस है, हमने ये देखा। मैंने कहा नहीं ऐसा होता है, और मैंने भी वो केस पहला ही हैंडल किया था। तो देखिए ये कमाल की बात है कि केवल हड्डियाँ आ रही हैं बाहर, एक एक करके मैंने सारी हड्डियाँ जो निकाली और फिर उसमें डूशिंग करके अंदर उसके जो है ये फ्लूइड जो है एंटीबायोटिक भरा। यह मुख्य रूप से अप्रभावी घातक जीन, रिसेसिव लिथल जीन के कारण प्राय गायों में देखा गया। अब इसके बाद में आता है ये पुपेरियस जो है, इसमें फीटस व प्लेसेंटा का फ्लूइड पूर्ण रूप से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फीटस पूरी तरह से सिकुड़ जाता है तथा फीटस सूख कर चमड़े की तरह हो जाता है। इस प्रकार का ममीफिकेशन प्राय घोड़ी, कुतिया, बिल्ली आदि में होता है। तो इन दोनों को आपने बड़ी याद रखना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, ये दोनों देखो एक दूसरे के अंदर ट्रू फॉल्स में एक दूसरे के साथ उल्टे बताए लिखे जा सकते हैं। तो आपको वहाँ ध्यान है तो आप उसको फॉल्स करोगे, ट्रू करोगे। कारण यह अनुवांशिक रोग है तथा अप्रभावी जीन की समयुग्म स्थिति के कारण से होता है। यह प्राय 3 से 8 माह के गर्भकाल में होता है। इसका निदान जो है, डायग्नोज, कभी कभी नियमित गर्भ परीक्षण के दौरान अकस्मात पता चलता है। ये भी सही बात है, ये मेरे को अकस्मात ही पता जो चला। जब प्रसव की अनुमानित तिथि आ जाती है तो इसके बाद भी प्रसव नहीं होता तथा गर्भधारण प्रेगनेंसी के लक्षण विलोपित होने लग जाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो रेक्टल परीक्षण के दौरान इसका पता लगता है कि मृत छोटे आकार का बच्चा गर्भाशय में पड़ा। तो ये मेरे को कैसे, ये बिल्कुल सही है, ये एज इट इज़। मालिक आपको आके क्या कहेगा कि साहब इसका जो है, इसका समय पूरा हो गया ब्याने का, ये वर्ड कहेगा। देखिए, लेकिन पहले जो है गाय ने या भैंस ने गादी उतारी हुई थी अच्छी, पंजाबी में लेवा कहते हैं, लेवा उतारा हुआ था, गादी उतारी हुई थी और पीछे जो है वो इसने कहते हैं ना वो पुड़े भी तोड़ लिए थे। तो फिर क्या हुआ, कहते जी अब इसके बाद जो है अभी 15-20 दिन से धीरे धीरे ये कहते लेवा भी सूखना चालू हो गया, यानी कि गादी भी ऊपर उठाना शुरू कर दी इसने, और पीछे से इसका शरीर भी टाइट होना शुरू हो गया। ये नहीं समझ में आया। तो ये इसका विशेष लक्षण है, इसको आप लिख के आप अंडरलाइन कर लें, ये इसका विशेष लक्षण है। गर्भाशय में रेक्टल परीक्षण के दौरान निम्न बातें महसूस होती हैं। फीटस व प्लेसेंटल फ्लूइड महसूस नहीं होता, बच्चे आकार छोटा और सिकुड़ा हुआ होता है, यूट्रन आर्टरी पतली छोटी महसूस होती है, लेकिन
फ्री मीटर्स पल्स नहीं आती, ओवरी पर कार्पस ल्यूटियम महसूस होता है, वेजाइनल सील यथा स्थिति में अर्थात नॉर्मल लगी रहती है, और रेक्टल परीक्षण के दौरान कॉटिलिडन महसूस नहीं होते। ये खेटल नहीं है, ये रेक्टल है। क्या बना दिया यार, रेक्टल, ये ख नहीं है, ये इसको ये क आधा और रे पे एक ही मात्रा है। तो रेक्टल परीक्षण के दौरान कॉटिलिडन महसूस नहीं होते। तो उपचार में इसमें इस प्रकार के रोग का उपचार 2 तरीकों से किया जाता है। वेजाइना के रास्ते मृत बच्चे को बाहर निकालना, इस विधि में प्रसव क्रिया को शुरू इनिशिएट किया जाता है। इसके लिए इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इंट्रामस्कुलर 25 मिलीग्राम, इससे सीएल रिग्रेस हो जाएगी तथा सर्विक्स खुलकर बच्चा 3 दिन के अंदर बाहर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। सिजेरियन द्वारा ये विधि में हिस्ट्रोटोमी नहीं, हिस्ट्रेक्टोटोमी होती है। ये हिस्ट्रेक्टोटोमी होती है, हिस्ट्रेक्टोटोमी। तो इसमें क्या करते हैं, हिस्ट्रेक्टोटोमी में यूट्रस को ही जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। हिस्ट्रेक्टोमी में तो, हिस्ट्रोटोमी ये अलग वर्ड है, लेट मी सी यार, क्योंकि हिस्ट्रेक्टोटोमी के अंदर तो यार बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हिस्ट्रोटोमी, इसमें यानी कि यूट्रस का एक हॉर्न जो है, तो ये पूरा का पूरा जो है एक विधि है। राइट फ्लैंक से हमेशा जो है ये किया जाता है सिजेरियन। तो उसमें क्या करते हैं, बाहर इसको बच्चेदानी को निकाल करके और उस पर चीरा लगा के बच्चेदानी को बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद में सिजेरियन सेक्शन कहते हैं इसको। तो यही होगा, लेकिन इसमें इसको निकाला नहीं है, तो ये सिजेरियन सेक्शन होता है, हिस्ट्रोटोमी। चलिए, ये वर्ड थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज हो रहा है मेरे को। इस विधि के बाद पशु के गर्भाशय में एडिजन होने की संभावनाएं रहती हैं, जिससे मादा पशु में बांझपन आ सकता है। अन्य सावधानियां, कभी कभी बच्चा प्रथम प्रकार के उपचार में वेजाइना तक आ जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता है। वेजाइना में हाथ डालकर देखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने एक देखा है, बिल्कुल यूँ, ये वास्तव में सही है। ये मेरे एक दूसरा और केस आया था, तो ये पता ही नहीं चल रहा था, अंदर हाथ डाल लिया, सब देख लिया, बच्चा अंदर है ही नहीं, लेकिन जैसे बाहर की तरफ जो है वेजाइना वाले पोर्शन पे हाथ को दबाया, तो वहाँ ऐसा लगा जैसे कोई गांठ अड़ी हुई हो। तो वहाँ देखा तो वहाँ बच्चा जो है फंसा हुआ था, उसको पकड़ के फिर जो है वो निकाला गया। तो ये भी कई बार इसमें बच्चा गर्भाशय में निसंक्रमण यानी कि स्ट्राइल वातावरण में रहता है। प्रथम प्रकार के उपचार में एंटीबायोटिक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पशु को विटामिन ए, फास्फोरस, सेलेनियम आदि दिया जाता है ताकि वो हीट में आए दोबारा और प्रेग्नेंट हो। तो ये आज हम 3 जो हमारे डिजीज़ जो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चौथा, 5वां और 6ठा, ये 3 जो है नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।